हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? बेहतर हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट जीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ महत्वपूर्ण जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। आज मैंने अवार्डों को इंक्लूड किया है इसमें, और पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के भी जवाब देंगे। और कई लोग व्हाट्सएप पर मुझे कई प्रकार के क्वेश्चन भेजते हैं, उनके जवाब भी मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों के लिए दे दूंगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आयु रक्षा कार्यक्रम क्या है? आयु रक्षा कार्यक्रम। आयु रक्षा कार्यक्रम ये किसने प्रारंभ किया है और कहाँ हुआ था? तो आप याद रखेंगे, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या है? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नामक अभियान चलाया था और आयु रक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस के मदद से और आयुष मंत्रालय की मदद से। तो अब आपके दिमाग में आया कि अगर ये आयुष क्या है, तो इसका पूरा नाम पहले तो हम इसको ऐसे लिखें, AYUSH। ये आयुष है। ए से मतलब आयुर्वेदिक, वाय से मतलब योगा, यू से यूनानी, वाय से योगा, यू से यूनानी, ए से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। इतनी बात आयुष में सम्मिलित है। तो अब आप बताएंगे विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, यूनानी दिवस कब मनाया जाता है और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग आयुष कार्यक्रम। लेकिन आयु रक्षा कार्यक्रम याद रहेगा, लेकिन आयु रक्षा क्लिनिक किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की? तो उसी राज्य सरकार ने प्रारंभ की है जिस राज्य की राजधानी सबसे दक्षिणतम राजधानी है, और उसी राज्य ने प्रारंभ की है जहां पर सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। शांत घाटी, पेरियार नदी और पेरियार परियोजना जहाँ की प्रमुख परियोजना, वो राज्य कौन सा है? इदुक्की पेरियार। तो ये राज्य केरल है। इस राज्य का नाम क्या होगा? केरला या केरल राज्य है। याद रखेंगे आप लोग, केरल राज्य में आयु रक्षा क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन और बनता है बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। उगते सूर्य की धरती, कई बार बता चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब आप लोग ये कहेंगे कि भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्वी राजधानी है? पूर्वी राजधानी भारत की कौन सी है? तो आपके लिए थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, आप इसका जवाब भेजिएगा। ये वही राज्य है जहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो आप उस राज्य का नाम लिख के भेजेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और उस राज्य के सीएम कौन हैं और उस राज्य में गवर्नर कौन है, ये आप लिख के भेजिए कि ऐसा कौन सा राज्य जिसकी राजधानी सबसे पूर्वी राजधानी है। क्लियर? अगला पॉइंट है सीकेपी बैंक का लाइसेंस या सीकेबी बैंक की मान्यता रद्द कर दी है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस बैंक की स्थापना 1915 में हुई थी। 1915 से आप एक बात और याद रखेंगे, देखो लिंक करके याद करेंगे तो बड़ा जल्दी याद हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। अब जब 9 जनवरी को वापस आए तो 9 जनवरी को उसी स्मृति में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये बताएं कि प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था मनाना? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो किस वर्ष से इसको मनाना प्रारंभ किया गया था? 1915 में महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष तक प्रवास करके दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915।
और 9 जनवरी और आप लोग याद रखेंगे 1915 में CKB बैंक की स्थापना भी हुई थी, जिसकी मान्यता, इसकी सदस्यता या लाइसेंस को रद्द किसने किया है? RBI ने। और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई के माटुंगा में। अब आप कहेंगे सर माटुंगा का नाम तो हमने एक जगह और सुना है करंट में, माटुंगा रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, जो महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है, माटुंगा रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन पर एक बात, दो बातें और आपको याद आ जाएंगी अभी कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142, 142वीं। और कौन सी संस्था इसको जारी करती है, इसका नाम आप लिख के भेजेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। लेकिन अभी हाल में ही हम लोगों ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 3 मई को। और 2 मई को ट्यूना दिवस मनाया है। ट्यूना एक मछली का प्रकार है। और आप लोग जानते हैं गम्बूसिया भी मछली होती है, गम्बूसिया जो मच्छर के लार्वा का भक्षण करती है, गम्बूसिया नाम की मछली होती है। एक बार पूछा गया था कि गम्बूसिया क्या है, किसका प्रकार है, तो गम्बूसिया एक मछली है। एक बार पूछा गया था कड़कनाथ क्या है, कड़कनाथ भी एक मुर्गा और गम्बूसिया मछली। तो आप ट्यूना भी कहेंगे। अगर पूछा जाए कि ट्यूना क्या है, तो ट्यूना भी एक मछली है, तो ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? 3 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142। अब कौन सा देश उस सूचकांक में पहले स्थान पर है, इसका नाम लिख के भेजिए। अगला पॉइंट आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? द हेग। तो द हेग कहाँ का शहर है? नीदरलैंड का शहर है, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या राजधानी? एम्स्टर्डम। और ये 2020 में सम्मेलन संपन्न होगा। अब आप ये कहेंगे द हेग में UNO का एक अंग है, उसका मुख्यालय भी है। और किन किन संस्थाओं के मुख्यालय द हेग में है, इसका आप जवाब लिख के भेजेंगे। द हेग में किन किन संस्थाओं के मुख्यालय हैं, इसका आप जवाब लिख के भेजेंगे। आ रहा बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में? अगला है राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021। इनका स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये कब होंगे बेटा? 2023 में। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में होंगे। अब ये आप भेजिए कि इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। और 2022 का फीफा विश्व कप 22वां ये कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा। कतर किस महाद्वीप का देश है? आप इसको लिख के भेजिए, कतर किस महाद्वीप का देश है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे 2020 में जो ओलंपिक टोक्यो जापान में होने थे, वो 2021 में होंगे, उनको स्थगित करके 2021 में कर दिया है। और 31वें क्रम के ओलंपिक हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है द दिल्ली दैट नो वन नोज। द दिल्ली दैट नो वन नोज, ये पुस्तक रोनाल्ड विवियन स्मिथ ने लिखी। अब देखो 3 नाम जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले ग्रीन स्मिथ की चर्चा की थी, या ग्रीस स्मिथ जो कि क्रिकेटर थे। ग्रीस स्मिथ क्रिकेटर थे, तो स्मिथ नाम यहाँ से आ गया। विवियन, हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम सुना होगा। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, यंग बंगाल मूवमेंट जिनको हमारी जाति का पिता भी कहते हैं, उसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो विवियन नाम इसमें से आ गया। और रोनाल्ड रॉस का नाम भी सुना होगा। तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ, 3 लोगों के नाम एक तरह से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति एक ही है ये। इनकी पुस्तक है द दिल्ली दैट नो वन नोज, रोनाल्ड विवियन स्मिथ। जब हमने इतनी चर्चा की और पेपर में आपको ऑप्शन आया कि द दिल्ली दैट नो वन नोज किसकी पुस्तक है, तो आपको विवियन नाम याद आ जाएगा, स्मिथ आ जाएगा, रोनाल्ड आ जाएगा। इसलिए इतना डिस्कशन करते हैं बेटाओ आप लोगों से। तो इनका निधन हुआ है रोनाल्ड विवियन स्मिथ का। इनकी ये पुस्तक है। एक पुस्तक और लिखी है जास्मिन नाइट्स एंड द ताज, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला पॉइंट है बेनिजा रूपानी।
बेनीजा रूपानी ये भारतीय मूल की नासा वैज्ञानिक हैं। नासा में ये वैज्ञानिक है। नासा की स्थापना आप जानते हैं 1958, नासा की 1958, DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया था जिसका नाम है वाइटल। क्या नाम है? वाइटल। और बेनीजा रूपानी ने नासा के द्वारा मंगल पर भेजे जाने वाले एक हेलीकॉप्टर का नाम NGUT रखा गया है। इन्होंने ही सुझाया ये नाम NGUT। और नासा के प्रमुख कौन हैं? आप नाम बताएंगे। जिम बैडेस्टाइन। नासा के प्रमुख कौन है? जिम बैडेस्टाइन। इतनी बात क्लियर है हुई आप लोगों को। जिम बैडेस्टाइन नासा के प्रमुख हैं। जिम बैडेस्टाइन नासा के प्रमुख हैं। अब अगली बात आती है कि ILO 1919 और 1969, दो बातें लिखी हैं, 1969 लिखी है और 1919 लिखी है। तो ILO द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ILO मनाती है, लेकिन भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 से हुई थी। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, जो भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। एक बात और याद रखेंगे बेटाओ कि ILO 1919 में स्थापना, इसने 2019 में 100 वर्ष पूरे किए हैं। 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। लेकिन मजदूर दिवस या मई दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 मजदूरों ने आंदोलन किया था अमेरिका में, और उन्होंने कार्य के लिए 8 घंटे निर्धारित करने के लिए आंदोलन किया था। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि 8 घंटे मजदूर से कार्य कराया जाता है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर किसी संस्था में कोई मजदूर कार्य करता है तो एक्स्ट्रा कार्य के लिए एक्स्ट्रा वेतन, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन उसको मिलेगा। क्लियर है? तो ILO की स्थापना 1969 में इसको क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रिस्टीना कोच ने 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया। क्रिस्टीना कोच ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया है। ब्लू इज लाइक ब्लू इनकी पुस्तक है। और आप बताएंगे कि ब्लू वाटर ह्यूम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ब्लू वाटर ह्यूम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फूड प्लैनेट अवार्ड किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किस देश द्वारा? तो स्वीडन। अब आप एक बात और भेजेंगे लिखकर कि लोकपाल संस्था का जन्मदाता देश कौन सा है? लोकपाल संस्था का जन्मदाता ग्रेटा थुनबर्ग का संबंध भी स्वीडन देश से है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और अब आप स्वीडन की संसद का नाम बताइए, क्या है स्वीडन की संसद का नाम? ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार और इंडिया हॉकी वार्षिक प्राइज 2019, ये दोनों पुरस्कार किसी एक महिला को मिले हैं जो कि हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रानी रामपाल। और फीमेल इंडिया हॉकी वार्षिक प्राइज फीमेल मेल वाला किसको मिला है? मनप्रीत सिंह को। हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह याद रखेंगे। युगांडा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जिसका नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन। वैसे ये नाम नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आएगा। युगांडा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसे दिया गया? राजेश चपलोत को। युगांडा की राजधानी कंपाला है। राजेश चपलोत याद रखेंगे। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा
थुनबर्ग को चुना है। अब आप बताएंगे कि टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। याद रखेंगे, इजराइल का सर्वश्रेष्ठ डैन डेविड पुरस्कार गीता सेन को मिला है। किसको मिला है? गीता सेन को दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इससे मिलता जुलता नाम गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ किससे संबंधित है? आप इनके बारे में लिखेंगे। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आप बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई, इसके हेड कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद को। बाफ्टा ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे दिया गया है? मतलब किसे डायरेक्टर चुना गया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सबसे डायरेक्टर, और बाफ्टा में तो आप नाम याद रखेंगे सैम मेंडिस। पुराने वाले का आंसर क्या हो गया? पुलेला गोपीचंद। और इसका आंसर 1917 फिल्म का नाम है 1917 1917 से आप याद रखेंगे। 1917 में भारत में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। पेन गौरी लंकेश अवार्ड यूसुफ जमील को दिया गया है। अब आप लोग इसमें एक गलती कर सकते थे, अगर पेन गौरी लंकेश अवार्ड देखते और आप लोग तुरंत रवीश कुमार लगाते, लेकिन पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 यूसुफ जमील को दिया गया है, और 2019 में प्रथम गौरी लंकेश पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया है। दोनों में अंतर है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 65वें फिल्म पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये 16 फिल्म के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है रमेश सिप्पी। 16 का नाम तो आपने सुना होगा, रमेश सिप्पी को दिया गया है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में शुरुआत 1954 से हुई थी, और इसमें गली बॉय सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। जॉय अख्तर डायरेक्टर, रणवीर सिंह, और एक नाम और याद रखें आलिया भट्ट। गली बॉय 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया है? तो रमेश सिप्पी को। 16 फिल्म के डायरेक्टर थे ये रमेश सिप्पी। अब आप बताएंगे कि गांधी फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे, और गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसे पुरस्कार मिला है और कौन सा? गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसे मिला है और कौन सा पुरस्कार मिला है, और गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? अब कल के वीडियो के क्वेश्चन हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया हीरो टू एनिमल अवार्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार सर्बानंद सोनेवाल ये असम के सीएम हैं। 6वां स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार जादव पाबी को दिया गया था। जादव पाबी को 2013 में पद्मश्री, और पर्यावरण संरक्षण के लिए जादव पाबी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भी मिला है। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भी जादव पाबी को मिला है। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया है। अगला क्वेश्चन था ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीती थी, और भारत तोलन में जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि रजत पदक विजेता ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन हैं? तो इनका नाम है पीवी
पीवी सिंधु का पूरा नाम आप लिख के भेजिए। पीवी सिंधु ने, आप सभी लोग जानते हैं, 2016 के ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में ये पदक जीता था, रजत पदक जीता था, याद रखेंगे। और इनके पिता पीवी रमन को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और पीवी रमन इनके पिता किस खेल के प्लेयर थे, ये आप भेजेंगे लिखकर। अगला, सटिंग टू दी टॉप पीवी सिंधु के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन लिखी किसने, इसका जवाब भी आप भेजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक ओलंपिक में, स्वर्ण पदक एकल स्पर्धा में माने व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने। अब अभिनव बिंद्रा ने ये खिताब किस वर्ष जीता, आप इसका जवाब भेजिए। स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने। अगला, पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1948 लंदन से हुई थी। पैरा ओलंपिक का पिता लुडविग गटमैन को कहते हैं, जबकि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस या यूनान और इनका शहर था एथेंस से हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे दा कुबर्टिन को कहते हैं, याद रखेंगे बेटा, पियरे दा कुबर्टिन। और प्राचीन ओलंपिक 776 BC में हुई थी, 776 BC। और 324 AD में उनको बंद कर दिया गया था, 324 में बंद कर दिया गया था। 776 BC में प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत और ओलंपस पर्वत से हुई थी, इसलिए उनका नाम ओलंपिक पड़ा। अगले ओलंपिक कब होंगे, तो 2020 में होने थे, तो 2021 में कर दिए हैं। टोक्यो जापान 31वें नंबर के ओलंपिक हैं। अगला क्वेश्चन था कि हॉकी में प्रथम और अंतिम बार ओलंपिक पदक भारत ने कब जीता, इसका जवाब आप भेजिए, कोशिश करिए। हॉकी में प्रथम बार और अंतिम बार ओलंपिक पदक भारत ने कब जीता। अगला क्वेश्चन था कि मणिपुर के ब्लैक राइस, काले चावल, चाक हाओ को GI टैग दिया गया है। चावल है ये, मणिपुर का ब्लैक राइस। और केसर को भी दिया गया है, केसर को भी, जो कि कहाँ की, जम्मू कश्मीर की केसर को भी GI टैग दिया गया है। अब आपने ये नहीं भेजा बेटा, नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को तो कहते हैं, लेकिन झूलन गोस्वामी किस खेल की प्लेयर हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा था कि रानी रामपाल तो हॉकी प्लेयर हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, तो इस तरह से आप इनके जवाब लिख के भेजिए। तो आप भेजेंगे झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से, नादिया एक्सप्रेस इनको कहते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको अगले वीडियो में जवाब दूंगा। जैसे कि मानक समय रेखा पर स्थित देश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले देश, असम की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, राज्य, असम की सीमा को कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं, और छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। ये सब क्वेश्चन के जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप नोट्स बनाइए और लगातार, जैसे मैं किसी बाउंड्री पूछ रहा हूँ तो आप उसको मैप में भी देखिए बेटा, मैप से तैयारी बेहतर होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।